कल एक्चुअली में एलपीजी रिफॉर्म बता दिए थे तीनों ना, उसके आगे था उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, तो मेरिट्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म लिख लो, मतलब फायदे। ऑन कर दिया कैमरा। फायदे, एलपीजी रिफॉर्म के फायदे। ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट इंडिया की इंक्रीज हो गई है तब से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 90-91 में 5% जो ग्रोथ रेट थी वो 2007-8 में लगभग 9.3% थी। अभी की जो ग्रोथ रेट है अभी कुछ कम हुई है, लगभग 7 या 8 हुई है, बीच में 10% तक भी गई थी। तो आप लोग इसको जैसे जब लिखेंगे इसके फायदे ना, इसको कंपैरिजन में ये बात लिखेंगे कि जैसे उस समय 5% थी, तो अभी करंट की जो ग्रोथ रेट देखेंगे जो न्यूज़ में आता रहेगा तो वो उसको दर्शा देंगे। जैसे अभी उम्मीद की जा रही है कि 7.5% या 8% है इस समय। अभी कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, फिर वापस रिकवरी की, बीच में कभी 10% भी थी। इस तरह ये बताना है कि ग्रोथ रेट एक्चुअली में इंडिया की जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 91 वाला, तब से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। उसके बाद है फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, मतलब एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई इन सबका क्या बढ़ा है, बढ़ा हुआ है ये। मतलब जब मार्केट ओपन हुई तो बाहर से इन्वेस्टर्स आए ना हमारे यहाँ। अब एफडीआई और एफपीआई के मतलब हमने बताए थे आपको। अगला पॉइंट है इसमें फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो पहले एक टाइम पे रहा करता था 90-91 के दौरान में, जो बहुत ज़्यादा गंभीर फॉरेन रिजर्व से गुजर रहे थे ना। कल मैंने बताया था 3 हफ्ते के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा था, तो उससे हम क्या करते, क्रूड ऑयल या कोई भी चीज़ आयात नहीं कर पाते। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, लगभग $670 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है प्रेजेंट का, 670 बिलियन। और ये चेंज होता रहता है, ये बात जान लीजिए, ये करंट का है। आरबीआई क्वार्टरली डाटा पब्लिश करता है, तो उससे आपको पता चलेगा कितना फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास। अभी करंट में जो अपडेटेड डाटा है 671 या $670 बिलियन। और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है कि नहीं। 91-92 से देखोगे हर चीज़ों में लाइफ के हर प्रोस्पेक्टिव पे क्वालिटी लाइफ और सुविधाएं, सर्विसेज, ये सब क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। और दूसरी चीज़, जब हम लोग जीडीपी काउंट करते थे नेशनल, अब इसका हेडिंग है राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन। राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन, चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन, इसमें देखोगे जीडीपी में कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग काउंट करते थे पहले। एक होता था सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का जो 29% योगदान हुआ करता था 90-91 में, आज ये घट के लगभग अराउंड 16% के आसपास है। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे में हर साल पब्लिश होता है, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है। कभी 15%, 17% भी दिखे, उससे ये कंफ्यूज मत होइए कि सर ने 16% बताया है। ये सब करंट के डाटा होते हैं और ये इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश होते हैं। लेकिन अभी जब 90-91 में इकोनॉमी थी, तब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना था, 29%। अब ये घट के 16% पे आ गया।
एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में वो योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर का योगदान जो पहले हुआ करता था कितना 44%, अब ये बढ़ के कितना हो गया, ये 90-91 का डाटा दे रहा हूँ, ठीक, अब बढ़ के हो गया 54% कह रहा हूँ अभी प्रेजेंट में जो डाटा है, और इसी के 1-2% ऊपर नीचे लाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पहले 14 या 15% था उस समय अराउंड 1991 के तहत, कभी 90 और 91 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना योगदान था अपने जीडीपी में, अराउंड 14-15% था। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है। इसके बाद ये एक्चुअली क्या हुआ, इंक्रीज होके आज इसका बढ़ चुका है योगदान, हमारी तरफ से 24% है अराउंड प्रेजेंटली। अगला है सेविंग और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। कभी भी एक्चुअली में जब इसके मेरिट्स हम लिखते हैं ना, तो 2-3 चीज़ों का ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में मेरिट्स का लिखना, आपको डिफरेंट सेक्टर्स जो इकोनॉमी के परफॉर्म किए हैं वो डाटा आपको पता होने चाहिए, मोटा मोटी, बहुत एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन आपको एक पता रहेगा कि 1991 में क्या था। जैसे हमने फॉरेक्स रिजर्व क्या किया, कंपेरिजन ही तो किया। उस समय फॉरेक्स रिजर्व कितना था 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म के पहले, तो अभी का उस समय कंडीशन खराब हो गई थी ना, 3 हफ्ते के लिए फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास बचा था, तभी तो हम आईएमएफ के पास गए थे पैसे लेने। हमारी इकॉनमी ओपन नहीं थी ना, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए थे, तो इसी के बेसिस पे कंपैरिजन किया। अब आगे हम कौन सा कंपैरिजन किए, हमने ये बताया। अच्छा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, जीडीपी में जो 3 कंपोनेंट, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो डिफरेंट सेगमेंट हैं कि इतना % इसका योगदान था। तो 1991 में जो योगदान था और आज के योगदान में जो डिफरेंस दिखेगा, ये आप क्या दिखाओगे, मेरिट। एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके ऊपर वो ओवरबर्डन हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और ज़्यादा योगदान बढ़ाना है। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ग्रोथ रेट का भी दिखाएंगे, ग्रोथ रेट का एक्चुअली में कंपेरिजन करेंगे। हर एक चीज़ का एक्चुअली में किसी भी पॉइंट का जो भी इकॉनमी में आपको समझ में आ रहा, उन चीज़ों का क्या करेंगे, कंपेरिजन, तभी मेरिट बता पाएंगे आप, फैक्ट। और अगर ऐसे ब्ला 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 लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा इसमें। और ग्लोबलाइजेशन पे जब भी नंबर लिखने को आता है, जब भी आए रिफॉर्म के क्या इम्पैक्ट पड़े, तो आपके पास ये डाटा होने चाहिए। और ये डाटा जब आपके पास रहेंगे तो आप अच्छे आंसर रिप्रेजेंट प्रूफ दे पाएंगे ना। 2-3 बातों का मेंस के आंसर पे आपको ऑलवेज ध्यान रखता होता है कि कोई स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो इसके साथ इसका एविडेंशियल प्रूफ दीजिए। अगर एविडेंशियल प्रूफ नहीं देंगे तो वो फ्लॉज, मतलब वो एक बहुत जर्नलिस्टिक आंसर्स माने जाते हैं। उसके प्रूफ दे देंगे कि अच्छा ये डाटा आपने लिखा कि इंडिया की जो है लिटरेसी रेट 73% है, ठीक। अब आप ये डाटा का सोर्स क्या भाई, तो आप बताएंगे यहाँ सेंसस 2011 से हमारा सोर्स है। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। अभी से हैबिट डालेंगे नोट्स बनाते समय भी, तभी वो एंड में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी किसी चीज़ को विदाउट एविडेंस एक्सेप्ट मत करिए, ये हैबिट बनाइए। और ये हैबिट बनेगी तो आपके नोट्स में वो चीज़ें दिखेंगी। हर एक चीज़ों का एक कोई भी स्टेटमेंट दिया, मान लिया आपने दिया कि इंडिया की इकॉनमी आगे आने वाले सालों में 7.5% की दर से ग्रो करेगी, मतलब ग्रोथ रेट इतना होगा। अब ये डाटा आपके पास आया कहाँ से? आपने मेंस में लिख दिया, लेकिन डाटा आया कहाँ से? आप तो इतने बड़े इकॉनमी के आपके पास डाटा तो है नहीं कि आप वो सारे डाटा लेके सारे कैलकुलेट किए। तो वहाँ पे फ्लॉज स्टेटमेंट तो नहीं चलेंगे ना, यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा
कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है, कि IMF ने कहा है, कि RBI ने कहा है, किसने कहा है? ये सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या ADB बैंक ने दिया है, या AIBB बैंक ने दिया है, या मूडी की रेटिंग, मूडी ने प्रोजेक्ट किया है। डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन जाने माने वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे जो है, उनसे आपको ये क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे ये डाटा देता है कि अब इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी इतनी रही, अगली साल इतना प्रोजेक्ट किया जाता है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे को भी कोट कर सकते हैं अगर उसके आसपास जब मेंस में आंसर लिख रहे हैं। इस बात का ऑलवेज ध्यान रखें। अब यहाँ पे जब हम LPC के रिफॉर्म लिखा रहे हैं तो बेसिकली क्या करना है हमें? 1991 के जिन फ्रंट पे इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही थी, अब जो परफॉर्म अच्छा कर रही है, जॉब ज़्यादा क्रिएट हो गए, बैंकों की सेविंग बढ़ गई है, उसके कुछ डाटा आपके पास होने चाहिए। अब आप लिखें कि ग्रोथ रेट इंक्रीज कर गई है, लिख दिए एक स्टेटमेंट, फिर अगला पॉइंट लिखने लगे, भाई ग्रोथ रेट इंक्रीज की है, कुछ तो बताओ क्या इंक्रीज की है, समझे? अब मैं अगर बोलूँ सिर्फ ग्रोथ रेट इंक्रीज कर गई है, तो जो मैं डाटा दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ये बात दिमाग में रखना, ये सब डाटा चेंज होते रहते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर डाटा कहता हूँ कि उसे रिवाइज करते रहिएगा करंट से। आप लोग रिलाई मत करिएगा, क्योंकि पता चले उस समय करंट के अपडेटेड डाटा कुछ और हो, एग्जाम में कुछ और पूछा गया हो और कॉपी से रट के चले गए, तो वो दिमाग में मेकअप रहेगा। इसीलिए ऑलवेज डाटा अपने खुद से सर्च करके उसके रिलेटेड मैंने जैसे पॉइंट लिखाए थे बजट में, आपको ये सेक्टर देखना होगा, तो आपको वो सेक्टर अभी तो रटा दिए। जैसे मैंने 5 आयातित वस्तुएं, 5 निर्यातित वस्तुएं लिखाई, 5 कंट्रियाँ जहाँ पे एक्सपोर्ट होता, 5 कंट्रियाँ जहाँ से इम्पोर्ट होता, वो लिखाया। बट मैंने ये भी कहा साथ में कि हर साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वहाँ से आप उसे अपडेट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ अगर वो चेंज हो गया और आप कोई ड्रास्टिकली चेंज हुआ तो फिर वो डाटा अपडेट नहीं रहेगा और वो एग्जाम में पूछा जाएगा करंट के अपडेट से। इसीलिए कुछ चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो फैक्चुअल चीज़ें जो वेरिएबल होती हैं, वो आपको ऑलवेज अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसी अब अगर ग्रोथ रेट पे है, अब इसी तरह सेविंग्स, जो बैंकों की सेविंग्स हैं, बचत और निवेश, हमने बताया कि FDI बढ़ गया है। अब FDI कैसे बढ़ गया है? FDI हर क्षेत्र में हमारे यहाँ बढ़ा है, किसी भी डायरेक्शन में एक्चुअली ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो कह रहे थे, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में 74% कर दिया गया, डिफेंस सेक्टर में जहाँ पहले अलाउड नहीं था अभी 49% है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से है 74%, ई रिटेल सेक्टर में 100% कर दिया गया है। तो ये सब डाटा क्या होते हैं? इकोनॉमिक सिनेरियो, कंडीशन, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से परिवर्तित होते रहेंगे। आपको कभी पता चलता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब FDI का फला फला सेक्टर में 100% हो जाएगा, फिर कभी कहती है कि नहीं 49% रखेंगे, फिर कभी कहती है 74% रखेंगे। ये गवर्नमेंट अपनी डिमांड और सप्लाई अपनी सुविधा अनुसार, जहाँ उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं रेगुलेशन के लिए, उसी के अनुसार क्या कर रही है? चेंजेज कर रही है। तो इन बातों को आपको ऑलवेज माइंड मेकअप रखना ही है कि कुछ चीज़ें आपको अपडेट करते रहना। बस एक बेसिक चीज़ें मान लीजिए कि ये चीज़ें ऐसे परिवर्तित होती हैं, इसका ध्यान रखना। और कई बार डाटा अगर नहीं याद आते एग्जैक्ट, तो आप 7.5, 7.34 या 7% के सराउंडिंग लिख दीजिए, या अप्रॉक्सीमेट 8% भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में, प्रीलिम्स में तो एग्जैक्ट डाटा चाहिए, प्रीलिम्स में आपको एग्जैक्ट नहीं आता तो गलत हो जाएंगे ऐसे। मेंस में आप अप्रॉक्सीमेशन भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रयास करिए कि ऑलवेज सब्सटेंशियल प्रूफ दीजिए हर चीज़ का। कोई भी अगर एग्जाम्पल जैसे कोट करते हैं आप लोग और भी जगहों पे, तो हर जगहों पे आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा, इसीलिए कहा जाता है इकोनॉमिक सर्वे के कुछ डाटा आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत से डाटा आते हैं, तो वो डाटा की जब लिस्ट होती है, अब एग्रीकल्चर में आएगा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट इतनी थी, इतने % वर्कर इस पे इन्वॉल्व हैं। तो आप जब लिखेंगे, अभी लेबर के ऊपर अगर क्वेश्चंस लिख रहे हैं आपने बताया कि लगभग हमारी 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब भाई आपने ये लिख तो दिया, इसके सपोर्ट में कोई एविडेंस देना पड़ेगा ना। ये तो ऐसे स्टेटमेंट तो कोई भी दे देगा, राह चलता देते हैं ना, सब चौराहे पे खड़े होकर, चौराहे वाली डिस्कशन हो गई ना कि भाई मैं जानता हूँ ऐसा होगा, यही तो कहते हैं ना सब ज़्यादातर। तो लेकिन उसके पीछे के वो एविडेंस नहीं देते।
एविडेंशियल फॉर्म देते हैं क्या ज़्यादातर लोग, यही कहते हैं बस हम मान रहे हैं, हमारी मानना है। उससे दुनिया नहीं चलती ना, हमारी दुनिया तो फैक्ट के बेसिस पे हमें एनालिसिस करने पड़ेंगे ना। हमारे डिसीजन होंगे कि हमारे पास पैरामीटर क्या है, उसके किस बेसिस पे हम ये डिसीजन ले रहे हैं। ऑलवेज पैरामीटर बेस पे डिसीजन होने चाहिए। और जब आप पैरामीटर चीज़ों को देंगे तो आप एविडेंस देंगे ना कि हमारा जो ये हम 70% मान रहे हैं इसके पीछे क्या है। कोई इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, या सेंसस का डाटा है, या कोई और एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है उसका डाटा है। लाइक जैसे एग्रीकल्चर की फ्रेगमेंटेड लैंड हो गई है, ऑन एवरेज होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर। अब आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म में लिखा, लैंड रिफॉर्म में आए, अब लैंड रिफॉर्म में आपने डाटा दिया पहले का, फिर अभी करंट का डाटा दिए कि अभी जो है पर पर्सन ऑपरेशनल होल्डिंग लैंड की 1.08 हेक्टेयर है। तो आपके पास ये डाटा आया कहाँ से? तो जो करंट में एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है उसके थ्रू ये डाटा आया। उसके पहले में 1.15 था। तो आपको चेंजेस भी बताने पड़ेंगे। लाइक फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जब आप लोग पढ़ते होंगे, हो सकता पढ़ेंगे आगे, तो उसमें फॉरेस्ट के वेरिएशन हर साल होते हैं, फॉरेस्ट कवर के वेरिएशंस होते हैं, वो भी रटने पड़ेंगे आपको इन्वायरमेंट में जब पढ़ेंगे। तो उसमें भी आपको प्रूफ देना पड़ता है। हर 2 साल में सर्वे होता है तो उस सर्वे की कोट करना पड़ेगा, भाई इस सर्वे में इतना डाटा था, अगले सर्वे में इतना। तो इस बातों को ऑलवेज दिमाग में रखिए। हर चीज़ के जो जाने माने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो डाटा हैं आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें कोट करनी है। और ऐसे ही कई चीज़ों के स्टेटमेंट बेस पे दिए जाते हैं। स्कीमें जो गवर्नमेंट की चलाए, अब जैसे सोल्यूशन मांगा जाता है तो सोल्यूशन की ये उम्मीद की जाती है कि इतना सोल्यूशन आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को सोल्यूशन में क्या ज़्यादातर देना होता है। जब आपके अपने सोल्यूशन मांगे जाए तब तो आप अपने सोल्यूशन दीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दीजिए मेंस एग्जाम में। लेकिन जब वो जनरली कहता है कि क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली या एनालिसिस या एग्जामिन या ये सब, तो हर चीज़ की अगर प्रॉब्लम आप लिख रहे हैं तो साथ में उसके अच्छाइयाँ भी बताते हैं, साथ में उसके कुछ सोल्यूशन देने होते हैं, कई बार सजेशन दीजिए। तो सजेशन में ज़्यादातर आप लोग क्या करिए कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें चलाई होंगी। लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर आप लिखते हैं कि क्या होना चाहिए, तो इसमें पहले आप अपने व्यू नहीं देना चालू कर देंगे। यहाँ पे आपको पास एविडेंशियल चीज़ें ये होंगी जो गवर्नमेंट स्कीमें चला रही हैं उसके बारे में लिखेंगे। आप वहाँ से डाटा उठाएंगे कि ऐसा है, ये स्कीमें चल के ये फ़ायदा हो रहा है, इस डायरेक्शन में बहुत सी चीज़ें काम हो रहा है। तब उसके बाद लास्ट में 1-2 लाइन आपको कुछ और चीज़ें एडिशनल लिखनी है तो आप बता देंगे कि भाई ये चीज़ और होनी चाहिए। समझे आप लोग मेरा? मैं आंसर्स पे जो भी आंसर्स लिखते हैं उसमें बता रहा हूँ। किसी भी आंसर्स के जो फॉर्मेट रहेंगे मेंस वाले आपके क्या रहेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, इंट्रो। किसी भी आंसर्स का मेंस इंट्रो लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैक्सिमम 4 लाइन गए तो गए, नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर बॉडी लिखी जाएगी। बॉडी प्रेफर करिए कि पॉइंट वाइज लिखिएगा। बॉडी ऑलवेज प्रेफर करिएगा कि पहली लाइन कुछ कनेक्टिंग लिख दीजिए कि फॉलोइंग पॉइंट के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेप वाइज, या कुछ जैसा क्वेश्चंस रहे। कई क्वेश्चंस में कुछ लाइन लिखने को मिल जाती है, कुछ क्वेश्चंस पे लाइन नहीं समझ में आ रही तो कनेक्टिंग स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। उसके बाद वो लिखते हुए फिर आप आएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन आइए या वे फॉरवर्ड लिखिए, दोनों चीज़ सेम ही चीज़ है। कंक्लूजन मतलब सारांश, आप समराइज किए कुछ चीज़ें। कंक्लूजन लिखना थोड़ा टफ होता है कई बार, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा क्वेश्चंस के ऊपर बार बार, क्योंकि कंक्लूजन क्या कंक्लूड करना है क्या नहीं, वो जब बहुत स्पीड में लिखोगे तो पता चलेगा कई बार कंक्लूजन ध्यान ही नहीं आ रहा होगा। तो ये सब बार बार प्रैक्टिस या पहले से प्रिपेयर कर लो हर टॉपिक के कुछ कंक्लूजन। हर टॉपिक के कंक्लूजन प्रिपेयर अगर कर सकते हो, है तो बहुत मेहनत, बट अगर कर सकते हो तो बेस्ट है। हर टॉपिक के कंक्लूजन और इंट्रो तैयार कर लो, कैसा भी क्वेश्चन आए वहाँ पे ले जाके चेप दो। हर टॉपिक का अगर तैयार है, कोई भी टॉपिक में इंट्रो क्या लिखा जाएगा, या तो उसकी
हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव कुछ बताओगे, या डेफिनेशन बताओगे, या तो बताओगे कुछ करंट में चल रहा हो, करंट में कोई चीज़ घटना घटी हो तो वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो उसको जब स्टार्ट करोगे तो आप क्या होगा कि उस क्वेश्चन से कनेक्ट कर दोगे उसको, कि कोई पढ़ने वाला जब भी होता है क्या पहले पढ़ता है। जैसे हमने आपको बताया था पढ़ने की स्टाइल, थर्सडे बताया था क्लास में ना मैंने, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या दिमाग में क्वेश्चन रखने होते हैं। तो वो चीज़ें आपको जब दिमाग में रहेंगी तब जब भी आप आंसर पढ़ेंगे तो इंट्रो में एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ पता है। अब उसके बाद जब बॉडी में आए सारा फिगर, कलाकारी, जो फ्लो चार्ट, डायग्राम, और हम आप लोगों को बार बार फ्लो चार्ट और इन सबसे समझाते रहते हैं, ये इसी में करना है। अब इसमें आपने क्वेश्चंस बड़ा सा आ गया, अब बॉडी में लिखने आए तो अगर आपको प्रॉज कॉन्स बताए गए, आपके पास टाइम कम है, एंड में टाइम कम है या और भी चीज़ें डालनी है, और पेज है 2 सिर्फ या 2.5 पेज है, तो वहाँ पे अगर ये पॉइंट वाइज लिखने जाएंगे सारे के पॉइंट तो वो बड़ा टाइम ले लेगा। आप सर्कल बनाए, आप चीज़ें दिखा दिए भाई ये इसके प्रॉज हैं, फिर अगला सर्कल बनाए इसके ये कॉन्स है, कुछ पॉइंट 2-3 पॉइंट मेजर एक्सप्लेन कर दिए 2-3 लाइन, उसके बाद आगे कंक्लूजन पे। तो ये पिक्चर के फॉर्म में आपके सामने क्या आ गई, होल पिक्चर आ गई। एग्जामिनर देखा कि हाँ बंदे ने सारे पॉइंट लगभग कवर किए हैं, डायमेंशंस। कई बार होता है सारे डायमेंशंस कवर करने के पास हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता है बट हमारे पास स्पेसेस और टाइम नहीं बचते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ किया जाता है। और जैसे अभी मैंने कल FDI आप लोगों को बता रहा, FDI काउंटर वेलिंग ड्यूटी या FDI भी बता रहा था ना, तो हर चीज़ों में मैंने क्या किया आपको बताया, A कंट्री है, B कंट्री है। अब आप अगर कोई टाइम नहीं बच रहा है, कहीं छोटा सा बॉक्स बनाइए, वहाँ बता दीजिए भाई FDI यहाँ से यहाँ गई, ये कंट्री है, ये कंट्री B है, यहाँ से यहाँ गया। और फ्लो चार्ट में जब हमने समझा दिया तो वो चीज़ें क्या हुई, पिक्चर आसानी से क्लियर होती ना ह्यूमन बीइंग को। और वहाँ जब एग्जामिनर चेक करेगा हमें क्या करना है, उसका अटेंशन लेना है, अटेंशन लेना होता है ना इमीडिएट, कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ें वो पिकअप कर ले। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, ये सब नोट डाउन कर लेना, जितना मैंने बोला है ये भूल जाएगा नहीं तो क्या लिखना होता है मेंस में। मेंस में आंसर्स कैसे टैकल करने, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं ये चीज़ें आप लोग खुद से एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बार बार अदरवाइज याद नहीं रहेगा और चीज़ें फिर सोचोगे क्या करें, क्या बताया था सर ने। ठीक, अब घरेलू बचत का जो हेडिंग मैंने डलवाया था उसमें था कि 92 में 23% थी घरेलू बचत की दर, अब 31% हो गई, लगभग 31-32% हो गई है अभी घरेलू बचत की दर। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके एग्जाम्पल के लिए लाइक लगभग 100 बिलियन से ऊपर का व्यापार हमारे किसके साथ हो रहा है, चाइना के साथ। 85 बिलियन डॉलर के आसपास, ये जितने डाटा बोले हैं सब डॉलर में है, 85 बिलियन। तो ये सब व्यापार किसके साथ हो रहा है, यूएस के साथ हो रहा है। तो ऐसे ही और कंट्रियों के साथ आप डाटा निकाल के डाल सकते हैं कि हमारा विदेशी व्यापार और कंट्रियों के साथ क्या हुआ, बढ़ गया है। चाइना के साथ 100 बिलियन के ऊपर है लगभग इस समय, हो सकता है घटा भी हो बीच में, डाटा एक्चुअली में आप लोगों को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, बट ये सब एविडेंशियल प्रूफ है। ठीक, अगला है डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। ये अटेंडेंस लगा था, डिमेरिट मतलब उसके कॉन्स हैं, हाँ नुकसान। ठीक है, पहला पॉइंट है उसमें कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का
नीचे जाना, 29% से 18% के आसपास पहुंच गई है, जो अभी मैंने उसमें बताया था ना ऊपर की जीडीपी में ये डाटा, क्या 29% से 18% हो गया ना जीडीपी में शेयर, या उसकी ग्रोथ रेट भी कम हो गई। जो 18% हो गया, इसका मतलब उस पर फोकस सरकार ने नहीं किया ज़्यादा, जबकि उसे भी बढ़ना चाहिए था, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ना चाहिए था। एमएनसीज ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया, लोकल बिजनेसेस को हैम्पर किया इससे। जैसे रिटेल सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था ई कॉमर्स सेक्टर से, या रिलायंस ने रिटेल सेक्टर में जब खोलने की कोशिश की थी, जो ये सुपर मॉल और टाइप के बहुत ज़्यादा शॉप खुल जाती है, तो इससे रिटेल सेक्टर क्या होता है, छोटे बिजनेस हैम्पर होते हैं ना। तो इसी में था कि एमएनसी कॉरपोरेशन ने लोकल बिजनेस को ओवरटेक किया। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहलाती है। एमएनसी जैसे टाटा, जो कई कंट्रियों में फैली होती है जिनकी ब्रांचेस जिस कंपनी की, वो एमएनसी कंपनी कहलाती है। जैसे टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है अपने यहाँ का, या एयरटेल है, मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती है जो कई कंट्रियों में बिजनेस करती हैं। मार्केट ओपन होने से ही एक और हुआ कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कंज्यूमरिज्म का बहुत ज़्यादा प्रिवेल किया सोसाइटी में, प्रचलन में आया इररिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमरिज्म को फैलाया गया। मतलब साइकोलॉजी के थ्रू हमने जब स्टार्टिंग में आप लोगों को बिहेवियर साइकोलॉजी कई बार बताई रही होगी, इकोनॉमिक बिहेवियर साइकोलॉजी, उसमें अमेजन का मैंने सबका एग्जाम्पल और एडवर्टाइज का एग्जाम्पल नहीं दिया था, कुछ याद होगा अगर थोड़ा बहुत। कई एग्जाम्पल दिए थे मैंने कि घर के कैसे चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं। तो उसमें ये सब जो एग्जाम्पल थे वो क्या थे, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था ना। तो ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली में क्या हो रहा है, कई चीज़ें अनएथिकल वे में भी कंज्यूमरिज्म का बढ़ावा दी जा रही है। मैंने डीओ का एग्जाम्पल, मदर का एग्जाम्पल, ये सब दिया था ना उस समय, कुछ तो याद होगा ना उस समय बिहेवियरल एग्जाम्पल। तो वही चीज़ें का ये कोड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म के किसी भी मॉड में फोकस किया गया। इनइक्वालिटी बढ़ी है एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ है। जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 10% लोग 76% से ज़्यादा, 76 लगभग 90% लगभग चीज़ों को होल्ड करते हैं, हमारी पूंजी को। 10%, 1% लोग लगभग 51% पूंजी होल्ड करते हैं, कैपिटल। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ी है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो भी असमान हुआ है बहुत ज़्यादा। कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो गया तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है। इसके प्रूफ में ये लिखोगे ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी वाली जो रिपोर्ट है, OXFAM, ऑक्सफैम की रिपोर्ट एक्चुअली में कहती है कि लगभग 1% लोग 51% पूंजी क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उनके पास है। मतलब टोटल अगर इकोनॉमी देखी जाए तो 51% पे भागीदारी किसकी, सिर्फ 1% लोगों का, 1% पॉपुलेशन का। ये क्या दिखाता है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और 10% लोग लगभग 70-90% लगभग पूरी कैपिटल को कैप्चर करके रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है सोसाइटी में, और ये बढ़ती जा रही है। आज वाले पे करना, 19 वाले पे। मेरिट्स में आप ये 2-3 पॉइंट और डाल सकते थे। वैसे देखिए आप लोग खुद सोच लीजिएगा, जैसे जॉब बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में जब देखिए तो बहुत ज़्यादा जॉब बढ़ गई ना,
एजुकेशन लेवल सबका बढ़ गया, एम्पावरमेंट बढ़ा, सोशल जस्टिस का क्राइटेरिया बढ़ गया। ये सब भी पॉइंट आप डाल सकते हैं विद एग्जाम्पल। उसमें एग्जाम्पल आप डालेंगे जो भी सोशल इंडिकेटर दिए जाते हैं सोसाइटी के, वो चीज़ें उसमें कोट कर सकते हैं मेरिट्स वाले में। और डिमेरिट्स में कई चीज़ें जैसे आप बता सकते हैं इनइक्वालिटी बढ़ी तो सोशल इंजस्टिस भी कई जगहों पे बढ़ा। इन सब के पॉइंट एक्चुअली में दोनों में कॉमन दिखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में कई बार नहीं याद आ रहा है, तो सोशल इंडिकेटर उठाओ और वो डालते चले जाओ। ये तब का है जब कुछ नहीं पढ़ के गए बाई चांस। ये मैं तब की रेमेडी बता रहा हूँ। कभी भी एक्चुअली में दिमाग में किसी क्वेश्चंस पे कुछ नहीं याद आ रहा है तो उसको पार्ट में ब्रेक कर दो। पार्ट में जब ब्रेक करोगे उसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके फ़ायदे नुकसान देखो। पॉलिटिकल क्या फ़ायदे नुकसान है, अच्छा सोशल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, कल्चरल क्या है। तो जब उसको पार्ट में तुम तोड़ोगे तो कुछ पॉइंट 2-3 मिल ही जाएंगे फटाफट। क्योंकि जैसे हॉलिस्टिक आंसर्स लिखने को नहीं आ रहा है, अब याद ही नहीं आ रहा है, माइंड हो गया ब्लैंक, भाई अब तो नहीं आ रहा, अब क्या करें। बट लिखना है कुछ, जब लिखना ही है कुछ तो उसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल तोड़ो उसको, कुछ तो याद आएगा, कुछ पॉइंट तो याद आएंगे कहीं से। 3, 4, 5 टॉपिक में तोड़ना सीखो हर क्वेश्चंस को। जब भी आप ब्रेक करते हो क्वेश्चंस तो आपके पास पॉइंट ऑलवेज निकल के ज़्यादा आएंगे। और आप हॉलिस्टिक वे में लिखने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट कम हो जाएंगे, आपके पॉइंट नहीं याद आएंगे। इसीलिए चीज़ें ऑलवेज सेगमेंट में और तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, ब्रेक मोड में पढ़िएगा। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही है, ये बात मैंने कई बार क्लास में बोली है, अगर इतना बड़ा बॉक्स है और ये पूरा बॉक्स एक साथ नहीं हजम हो रहा तो इसको पार्ट में ब्रेक कर लो, ठीक। तो ये आसान हो जाएगा कि चीज़ें समझने में। और ये चीज़ें हर जगह लागू होती है, आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम में भी इवन। आप किसी चीज़ पे कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा, आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ, कहाँ पे दिक्कत है, एग्जैक्ट दिक्कत क्या है हमारी। हर पार्ट तोड़ते जाओ, अच्छा घर से निकले ये किए ये किए ये किए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो वो जब पॉइंट आपको प्रॉब्लम वाला मिल जाएगा तो आप उस पर फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ें छोड़ देंगे ना। ये ऑलवेज हर जगह लागू होती है ये वाली चीज़ें। और ये जितनी जल्दी हैबिट पड़ जाएगी उतना ज़्यादा आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ जाएगा। लॉजिकल सोचेंगे आप ऑलवेज और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ जाएगा। इमोशनल लोगों की कोई जगह नहीं है लाइफ में, बता दे रहे हैं। इसीलिए ऑलवेज पैरामीटर बेसिस पे और चीज़ें देखिए, इमोशनल लोगों को कोई जगह नहीं। यहाँ ये मतलब नहीं कि इमोशनल होना ही नहीं, इमोशंस का इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करना है। जो एथिक्स वाले में पेपर है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसका मतलब यही है कि आप अपने इमोशंस को पहचानते रहिए कि आपके दिमाग में आपको गुस्सा आ रही है तो आपको पता होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल डाउन फील कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा फील कर रहे हैं। ये नहीं कि पता चले गुस्सा आ रही हमें पता ही नहीं, हम दूसरे के ऊपर भड़ास निकाल दे रहे हैं। आपको जब पता रहेगा आपका मूड अपसेट है तो आप बता देंगे सामने वाले, हम बाद में करते हैं, आई विल टेक अ ब्रेक, मुझे थोड़ा रिलैक्स होने दो, फिर मैं हैंडल करता हूँ उसको। तो ये आएगा दिमाग में। अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ें जब भी आप ब्रेक करते हैं तो अपने आप को भी ब्रेक करने की जब हैबिट लग जाएगी तो आप लॉजिकल सोचेंगे, और यही सोच आपको जाके एग्ज़ाम में बेनिफिट दिलाएगी। एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा जो फोबिया होता है, ये टेंशन वाला, ये इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने इमोशंस को ब्रेक नहीं करते हैं। और पहले से ये हैबिट पड़ती है, 4 दिन में नहीं पड़ती कि एग्ज़ाम आया अब हम लॉजिकल सोचेंगे। हमारी बॉडी इतनी अडॉप्टेबल नहीं है चीज़ों के लिए। इसको अभी से आप लोग हैबिट धीरे धीरे डाले रहेंगे। जैसे जैसे टेस्ट होता, जैसे जब टेस्ट होता होगा तब ये पढ़ लें वो पढ़ लें ऐसा कर लें, और कई आते हुए क्वेश्चन, कई आते हुए टॉपिक क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे कि पढ़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, रात भर पढ़ लें। ये कॉलेज डेज वाले एग्ज़ाम नहीं है, रात भर पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। रात में सोना है, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन रात भर रिलैक्स होकर नींद लीजिए, तभी तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। जिस दिन आप सोते नहीं हैं उस दिन देखते हैं सुबह उठने पर चिड़चिड़ा रहता है इंसान और समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखिए क्लास के पार्ट भी कह सकते हैं, नहीं भी, बट ये सब एग्ज़ाम प्रोसेस के पार्ट हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ा। मतलब ये सब चीज़ें सारी प्रॉब्लम सबके सामने आती हैं, बट वी नीड टू मैनेज इट।
हमें किसी से एक्सक्यूज़, कंप्लेनिंग मोड सब खत्म करना होगा। पहली बात, हर चीज़ पे बहाने मारना, हर चीज़ पे कंप्लेन करना, हैंडल करना सीखना। जैसे सोसाइटी में कहा जाता है बी अ मैन, यहाँ पर मैन का मतलब मैन सिंबल नहीं है, वहाँ मैस्कुलिनिटी से मतलब मैस्कुलिनिटी की पॉजिटिव क्वालिटी से मतलब है ना, कहा जाता ना जनरली। बट यहाँ पे ये मत लेना कि ये वुमेन से रिलेटेड नहीं है, नहीं वो उसका एक्चुअली में टर्म जनरली बहुत से टर्म ऐसे यूज़ किए जाते हैं सोसाइटी में जो देखते हैं मैन डोमिनेटेड तो है, गलत है, लैंग्वेज में है हमारे, हम मानते हैं वो गलत है, बट एक्चुअली में चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे रिफॉर्म होती हैं। बट ये कहा जाता है कि उसमें क्या आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए कुल मिला के। इमोशनल इंटेलिजेंस इसीलिए हमारे यहाँ तो अभी टॉपिक नहीं स्टार्ट किए जाते, बट यूएस वगैरह में जब से डैनियल गोल्डमैन ने थ्योरी दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की 93 से, तो उनके यहाँ स्कूलों में अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे बच्चों के बहुत फोकस किया जाता है कि बच्चे इमोशनली स्ट्रांग रहें और इमोशंस को कैसे मैनेज करना है वो सिखाया जाता है। हर काइंड ऑफ इम्पल्सेस जो आपके अंदर आते हैं इमोशंस के, आप कभी भी देखोगे कोई इम्पल्स परमानेंट नहीं रहता। खुद को आप ऑब्जर्व करते होंगे जो आते हैं, जैसे किसी फ्रेंड से आपकी लड़ाई होती है तो एक दिन तो लगेगा बस अब वो हमारा दुश्मन हो गया परमानेंट, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लगेगा कि वो जो पॉइंट पे हमारी लड़ाई हुई वो पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं था ना। कोई पर्सन एक्चुअली में जो बना है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन से बना है, एक स्ट्रीम नहीं है उसकी। जज्बेट के पैरामीटर हज़ारों हैं। अब लेकिन सोसाइटी क्या करती है, एक दो पैरामीटर पे जो उसके इंटरेस्ट के रहते हैं उसके बेसिस पे वो जज कर देती है किसी पर्सन को। उसके इंटरेस्ट पे हम जब किसी को जज करते हैं ज़्यादातर, मतलब मैं इंटेलेक्चुअल पीपल की बात नहीं कर रहा, इन जनरल जब नॉर्मल पीपल होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे किसी को जज करते हैं। तो और उनके इंटरेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, इतना होता है, बिंदी भी नहीं होती। और जबकि आदमी इतने बड़े थॉट से बना है कोई पर्सन, इसमें 50 थॉट है, 50 तरह के क्राइटेरिया है, हर पर्सन के अंदर अच्छाई बुराई मतलब सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए सब कुछ है। अब ये है कि कोई चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं होनी चाहिए। आप किस पर्सन को किस क्राइटेरिया से जज करके आप उसको बुरा भला पता चला है, इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहे आया, ऐसा होता है। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस, कुछ दिन बाद आपको लगेगा यार वो पॉइंट तो इतना मैटर कर नहीं रहा था, कोई मैटर नहीं था उसको, हमें उलझना नहीं चाहिए था। लेकिन तब तक हो सकता है कई बार बहुत लेट हो चुका होता है, कई बार लेट हो चुका होता, कई बार ऐसा हो जाता है कि 10 दोस्तों से उसकी बुराई कर रखे हैं और फिर कैसे कहें कि नहीं वो अच्छा है। ये वाली भी साइकोलॉजी आती है दिमाग में। जैसे दो फ्रेंडों के बीच में लड़ाई हुई जम के, बातचीत बंद, लगभग 2-4 महीने बातचीत बंद है और सबसे कह रखे हैं, और जैसे और एज बढ़ जाएगी तो ये लोग नहीं मानेंगे, लोग कह देंगे ठीक है बात कर लो यार क्या जाता है। लेकिन बाकी सोसाइटी में रहोगे, गाँव घर मोहल्ले वाले, तो वहाँ अगर देख लेंगे लोग बात करते हुए कहीं जाके, देखो इनके यहाँ लड़ाई हुई थी फिर से दोनों एक हो गए, यही होता है ना। और इसमें भी कई लोग सुलह करने नहीं जाते, इसलिए क्योंकि 10 जगह उनकी खूब बुराई कर चुके होते हैं, अब कैसे उनकी तारीफ कर देंगे। बट जनरली देखा जाए अगर बहस हुई उसको एक काम करो, बिलो द बेल्ट मत जाने तो ठीक है, 1-2 दिन शांत रहो, अपने आप सही हो जाएगा। इमीडिएट इम्पल्सेस जो होते हैं इमोशंस के ना वो बहुत हाई होते हैं। ज़्यादातर क्राइम क्या होते हैं, इमीडिएट इमोशंस में होते हैं, इम्पल्स होते हैं आपके, वो आए दिमाग में, वो लगे बस इसी टाइम होना चाहिए, ये काम तो अभी होना है। जैसे कई चीज़ की शॉपिंग का बड़ा लगता है कि मतलब इम्पल्स आया और मार्केट में 2-3 चीज़ें, अमेजन क्या करता है या फ्लिपकार्ट क्या करता है, उसी पे चीज़ें की चीज़ें दिखा देता, माइंड गेम आपका ट्रैप कर दिया। अब वो दिखाया भाई 10% नहीं, आज ही है 50%, कल तो ख़त्म छूट, आपके दिमाग में अब नहीं लेना, आज ही लेना, किसी भी हाल में लेना, जबकि उसे फिर पता कि 15-20 दिन बाद फिर यही छूट दिख रही होगी। तो ये आपके अंदर क्या किया, क्रेविंग डेवलप कर दिया। जब ये क्रेविंग आई आपके अंदर, आप किसी की सुनते नहीं, आप नहीं मतलब हम सभी। तो यहाँ पे जब भी हम अवेयर रहेंगे, जब भी अवेयर रहें इन चीज़ों से, तो हम अगर अवेयर हैं इन चीज़ों से तो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे इसको तुरंत। भाई ये हमारा दिमाग हमें क्या बना रहा है, उल्लू बना रहा है, इसको इसके ट्रैप में नहीं आना है। हमें ज़रूरत है तो हम लेंगे, नहीं ज़रूरत है चाहे वो फ्री की मिल रही हो नहीं लेना, हमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं मतलब होगी उस चीज़ से।
इस चीज़ का लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट है तो करना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है तो नहीं करना। बाकी हंसी मजाक की चीज़ें बात अलग है, लेकिन ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट एक्चुअली में आपके फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखाई गई है। फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा है, उसमें डाला गया है ना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा, ऐसे ही डेवलप होगा। अब एथिक्स का पेपर पढ़ाया गया होगा ना, डीएम साहब पढ़ाए थे हमारे साथ से, हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाए रहे होंगे सब। वो चीज़ें एक्चुअली में डे टू डे लाइफ में बहुत मैटर करती हैं और आपकी पर्सनालिटी क्या करती है, बहुत ग्रो करा देती है। ये बात दिमाग में रखिए आप लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस का आपकी पर्सनालिटी में बहुत इफेक्ट डालती है ऑलवेज, कहीं भी हो जाए आप जब भी। और दूसरी सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत हार्श वर्ड मत यूज़ करिए, ऑलवेज मॉडरेट और सॉफ्ट वर्ड यूज़ करने की कोशिश करिए। वो एक दिन में नहीं आएगा। कभी भी देखेंगे लड़कियों की प्रेजेंटेशन स्किल और राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी होती है मैक्सिमम में, एक्सेप्शनल केस में छोड़ दिया जाए कुछ, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की राइटिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। इनके वर्ड बड़े मॉडरेट होते हैं और इनके मार्क्स भी इसीलिए अच्छे आते हैं रिटन में। ये जनरल देखा जाता है, मैंने देखता हूँ कई लोगों लड़कियों, मेरी कई फ्रेंड रही, मैंने देखा है कि वो अच्छा लिखती हैं। दैन की वही चीज़ें रिप्रेजेंटेशन हम लोग कम ज़्यादा पढ़ के भी उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करते, वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर जाती हैं। कुछ ठीक है, कुछ लोग प्रैक्टिस से आती है, कुछ लोगों की हैबिट बचपन से डाली जाती है कि आपको ये चीज़ें लिखनी है। जैसे आर्टिस्टिक वर्क ज़्यादातर फीमेल अच्छा करती हैं, आर्ट देखो कि काफ़ी चीज़ों में अच्छा बनाती हैं वो। इसी सब चक्कर में उनको देखो कि वो फिगर उगर सब मेंटेन कर देंगे उसी क्वेश्चंस में, और हम लोग पता चलेगा आंसर्स मेंटेन करने में वो आपको लर्न करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो सबकी अपनी कुछ इनहेरेंट क्वालिटियाँ होती हैं। ये मैं एक जेंडर के बेसिस पे बताया कि सबकी कुछ ना कुछ एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी, जैसे बॉयज़ के भी होंगे कुछ चीज़ें अपनी स्ट्रांग होंगी, कुछ अपने जीन्स के ट्रेट होंगे जो इतने दिन से आए, तो सबके अपने ट्रेट्स वो आपको पहचानने होते हैं कि किन चीज़ों पे हम स्ट्रांग है, किन चीज़ों पे वीक है, किन चीज़ों पे हमें वर्क करना है। तो एलपीजी रिफॉर्म वाली चीज़ें ये ख़त्म हो गई। अभी हम वो आएंगे एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक पे कि एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से कितने टाइप के हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ये टॉपिक है। इसके कुछ देखो, आज टॉपिक कुछ ही कवर हो पाएंगे, जितने कवर हो जाएंगे उतने कराते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। अभी एक टॉपिक और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा बच रहे हैं मेन के, वो मार्केट कैपिटल मार्केट वाले। ये एम्प्लॉयमेंट वाले डेफिनेशन लिखाने के बाद अगली जब हमारी क्लास होगी, एक्चुअली मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं इसलिए रिकॉर्डिंग का ठीक नहीं है। तो उस दिन फिर हम लोग कैपिटल मार्केट का देखेंगे। कैपिटल मार्केट एक्चुअली में जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादातर बचेंगे नहीं, कुछ एक्चुअली में कुछ है चीज़ें बची, जैसे कि ग्राफ का टॉपिक बचा हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ होते हैं वो बचे हैं। कुछ चीज़ें और बची हैं किसी में थोड़ी कुछ करंट से रिलेटेड, तो वो एक बार मिसलेनियस में कराएंगे, तो वो ग्राफ के साथ वो सब चीज़ें पढ़ाएंगे। और कुछ चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बतानी है, डिमांड और सप्लाई है। टिफ़िन गुड्स में मैंने एक लाइन लिखाई थी, टिफ़िन गुड्स को थोड़ा और एक्सप्लेन बताना है, प्रॉज कॉन्स। कुछ ऐसे और गुड्स हैं तो उनके बारे में बताना है, और वो सब चीज़ें मिसलेनियस में कवर कराएंगे। डिमांड और सप्लाई के बारे में बताना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट बताने हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब मिसलेनियस में करा देंगे। बाकी उसके बाद फिर अप्लाइड पार्ट बचेगा। कैपिटल मार्केट ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक्स के जो पार्ट बचेंगे सब अप्लाइड पार्ट, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर में क्या क्या होता है उसकी पूरी डिटेल। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या क्या है, प्रॉज कॉन्स, उसमें कौन कौन से कानून आए, क्या क्या रिफॉर्म हुआ, ये सब चीज़ें। और एनर्जी सेक्टर हो गया, ये सब चीज़ें देख के फिर कवर कर देंगे उसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस।
तो ये प्रयास करेंगे तो उसमें चीज़ें कवर हो जाए, और कुछ चीज़ें ऐसे टॉपिक आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को जिस कॉन्सेप्ट पे दिक्कत होगी वो कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस कर लेंगे या रिवाइज करा देंगे, ठीक। इससे ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और ये जितने भी टेस्ट होंगे ये बार बार हमारे फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा। इसलिए बार बार मेरा प्रयास इसलिए इस पे है फुल सिलेबस का टेस्ट। आप कम से कम अगर हम 6 टेस्ट लेंगे तो 6 बार आप इकोनॉमी उतना पढ़ लेंगे ना, जो लोग पढ़ रहे होंगे। अब जो नहीं पढ़ने होंगे, अब जब 6 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। जैसे 2 टेस्ट हुए, इस टेस्ट एक टेस्ट इस महीने में और है, अगले महीने में 2 टेस्ट हैं, तो जब से 4 बार जब पढ़ लोगे वही कॉन्सेप्ट बार बार क्वेश्चंस के साथ, तो किसको फ़ायदा है? फ़ायदा तो नहीं लोगों को है ना, कम से कम टेस्ट के बहाने तुम लोगों ने रट तो लिया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम ऑलवेज फुल टेस्ट से सिलेबस रखेंगे। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है इकोनॉमी का, क्योंकि कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के ऐसे हैं, बाकी सब्जेक्ट में तो आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में घुसे वो भूलने वाले नहीं हैं जल्दी। कुछ चीज़ें बार बार देखनी पड़ती हैं। जैसे देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो 3-4 वो टाइप है ना, उसके जो फार्मूले हैं वो भूलते हैं सबको, नो डाउट। मैं ये मानता हूँ नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो जीडीपी के जो अकाउंटिंग वाले फार्मूले हैं 3-4 वो भूलते हैं, सबको भूलते हैं। आप लोग कोई नए नहीं हैं, वो बार बार देखने पड़ते हैं। वो इवन बार बार रट लिए, आज याद है 10 दिन याद रहेगा, 10 दिन बाद फिर लगेगा यार देख लो एक बार, तो उससे घबराना नहीं है। वो एग्ज़ाम के टाइम में भी आप देख लोगे, लेकिन आपको पहले से जब टॉपिक पता रहेगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो आप क्या करोगे, कवर कर लोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बार बार पढ़ते रहिए चीज़ें इकोनॉमी में। अब मुझे कितने लोगों को अभी भी टफ लग रही है इकोनॉमी, पहली क्लास और अब की क्लास में कुछ मतलब समझ में आ रही चीज़ें क्वेश्चंस करने के बाद प्रीवियस ईयर? कैसी है कंडीशन? मतलब क्या लग रहा है कि अब जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं ऊपर? अब ऐसे तो एक्चुअली में क्वेश्चंस देख के ये भी लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ अंदर घुस के क्वेश्चंस पूछता नहीं इकोनॉमी के। हिस्ट्री में भले पूछ लेता है लेकिन इकोनॉमी में नहीं पूछता है। करंट डालता है या तो कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर सतह से, कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो आप टिक कर दोगे, यस। डेफिनेशन या आपको जरा सा भी आइडिया हो तो आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। भले वो दिख रहा हो बड़ा सा कि इतने बड़े बड़े वो लिख दिया ऑप्शंस, लेकिन आपको उस ऑप्शंस में एलिमिनेट करना अगर आता है, आप देख के लग जाएगा नहीं भाई ये तो इसके रिलेटेड हो ही नहीं सकता। कई बार ये चीज़ें लगती हैं, जैसे S4A वाला आपकी बार हमने लिखाया था जो, तो वो पढ़ के ही लग रहा था ऑप्शंस, भले क्वेश्चंस बड़ा सा दिख रहा होगा कि इसमें 4-4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन उसको जब देखोगे तो वो क्या है, उसमें एक RBI टर्म एक ही ऑप्शन में दिया है। अगर आपको ये भी पता होता कि ये रिफॉर्म के लिए आया, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए RBI है, तो आप मार देते। थोड़ा सा भी दिमाग में अगर याद आएगा हिट, इकोनॉमी आप क्वेश्चन आप टिक करके आगे निकल जाओगे। और ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं हर साल यूपीएससी में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे वो ज़्यादातर ग्राफ या वो ऐसे टॉपिक पूछता है, किसी इकोनॉमिक थ्योरी पूछते हैं स्टेट पीसीएस वाले कुछ क्वेश्चन। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, अगर वो नहीं होते उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 90% क्वेश्चन हो जाते हैं टॉपिक के रिलेटेड तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यूपीएससी ऑलवेज करंट के या कोई जो टर्म उठाता है वो जो करंट में प्रचलन में रहेंगे इकोनॉमी के, वही टर्म वो उठाता है। तो आप वो करंट पढ़े रहेंगे, अभी को जितने टॉपिक पढ़ा दिए गए तो वो क्या करेंगे, आपको एम्पलीफाई कर देंगे। और दूसरा, करंट जब भी आप पढ़ रहे हैं, करंट में बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं होता, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। जितने भी कन्वेंशनल टॉपिक हैं बेस, वो आपको अच्छे से कवर हैं, तो करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट में कुछ नया नहीं होता है, करंट में सिर्फ डाटा अपडेट होते हैं। बहुत एक्सेप्शनल होता है कि 1-2 नई पॉलिसियाँ आती हैं बस, या स्कीमें आती हैं। चाहे आप 5-6 साल के करंट उठा के पढ़ लीजिएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हर साल कुछ नहीं चेंज हो रहा है करंट में, सिर्फ कभी कभार 1-2 पॉलिसियाँ या 1-2 स्कीमें ही नई आती हैं। बाकी करंट में सिर्फ डाटा और फैक्ट के अलावा कुछ अपडेट नहीं होता।
बजट में दिखेगा, बजट में कुछ नई स्कीमें अनाउंस हुई वो दिख जाएंगी, बाकी बजट का जो ओवरऑल फ्रेम है वो तो सेम ही है ना। एक्सटर्नल सेक्टर की चीज़ें क्या हैं, हाँ उसके डाटा देख लो क्या वेरिएशन हुआ है, इंटरनल सेक्टर के क्या डाटा वेरिएशन हुए वो देख लिया, अब ग्रोथ रेट कितना बताया इकोनॉमिक सर्वे में वो देख लिया, अब बजट का अलॉटमेंट क्या हुआ, हाँ बजट में कुछ अगर स्कीमें लॉन्च की सरकार ने, कुछ स्पेशल चीज़ की, वो 1 ही 2 पॉइंट होगा, 2 ही 3 पॉइंट होगा। आप उससे ये नहीं सोचना कि पूरा एकदम, लेकिन पहली बार जब आप पढ़ोगे तो पहली बार आपको वो एक बार मदद करना पड़ेगा, सेक्टर्स देखने पड़ेंगे। इसी तरह कोई भी सेक्टर, आरबीआई अगर सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इन सब में चेंज करती है तो भाई ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये तो ऑलवेज सेम है ना। सीआरआर की डेफिनेशन नहीं चेंज होनी है, एसएलआर की डेफिनेशन क्या कर रहा है, वो परसेंटेज में वेरिएशन कर दे रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा। तो इसीलिए करंट में डाटा बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते। किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आपके कोर सिलेबस तैयार है पूरा, आपको करंट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। करंट में आपको दिख जाएगा अच्छा ये चीज़ है। अब वर्ल्ड बैंक का आ रहा है तो वर्ल्ड बैंक अगर कुछ कर रहा वहाँ पे चीज़ें तो आपको वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन पता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक के ये ऑब्जेक्टिव है, कौन बनाया, कौन कौन से लोग मेंबर हैं ये पता है, तो वर्ल्ड बैंक कितना भी काम करेगा आप बता दोगे गेस करके अच्छा ये काम तो हो नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशंस के पता है, आरबीआई का आपको अगर ऑब्जेक्टिव पता है, इसको अगर हम कहेंगे कि आरबीआई में हम जाके अकाउंट खोल रहे हैं तो क्या ये सही होगा? आरबीआई में हम अकाउंट खोल सकते हैं क्या नॉर्मल पब्लिक? नहीं खोल सकते ना, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत काट दोगे जब तुम्हें इसका ऑब्जेक्टिव पता है कि भाई ये काम नहीं करता। बैंक खोल सकता है कि नहीं अकाउंट? बैंकर साहब बैंक होता है ना। तो इसी तरह किसी भी चीज़ के अगर ऑब्जेक्टिव और प्रोविजंस पता है तो आप उसमें कितना भी घुमाएगा तो आप उसके आंसर्स आसानी से क्लिक कर जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट देख लो। एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में वो होता है जहाँ पे सबको जॉब मिली हो जो चाह रहे हैं जॉब करना, और अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन हो गई जो लोग चाह रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन हो गई। अब इसमें कई टर्म आते हैं, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट। भर दिया इसमें कितने बच्चे आए आज? आज वाले हैं 15 हैं टोटल। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कंडीशन है जिसमें जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको नौकरी मिली हुई है। ठीक, क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, उनको एक्चुअली में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम मिला हुआ है और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको पैसे भी मिल रहे हैं। लिख लो ये सब ना, उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको पैसे भी मिल रहे हैं। अगला है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इन सब की हिंदी में नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर बता दूंगा, या तो हिंदी उसमें दिया होगा तो देख लेना, रमेश सिंह में, ये विजन में नहीं दिया है, ये मैं बता दे रहा हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट या विजन के वॉल्यूम 2 वाले में दिया है हमारे साथ से, वॉल्यूम 1 में नहीं, वॉल्यूम 2 में होगा ये। वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 3 एक बार देखना पड़ेगा, देख लेना।
अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोगों को फोर्स किया जाता आप कम पैसे में और अंडर स्किल जगहों में काम करो। जो आपके अंदर एक स्पेशलाइज स्किल है उससे कम जगहों में आपको काम करने के लिए फोर्स किया जाता है और कम पैसों में। जो आपकी स्किल है उसके बराबर पैसे नहीं दिए जाते हैं। लो वेजेस एंड लो स्किल्ड जॉब के लिए फोर्स करके काम कराया जाता है। ये एक्चुअली में उन पैमानों को मेजर करता है, मतलब स्किल्स, ये एक्चुअली में डिफरेंट पैमानों को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्किल, एक्सपीरियंस और अवेलेबिलिटी फॉर वर्क, मतलब किसी का स्किल है क्या है, उसका अनुभव कितना है और उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है वर्क के लिए, काम के लिए, इन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन हुई, मतलब बेरोजगारी, तो पता ही होगा, जो एक्चुअली में जिनके पास स्किल्स भी है और जो काम भी करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसकी तीन टर्म हो गए, एक स्किल है, हम जॉब भी करना चाह रहे हैं लेकिन मार्केट में जॉब नहीं, इसको अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन कहते हैं। ठीक, अब इस अनएम्प्लॉयमेंट में कई फॉर्म्स आएंगे। कैसे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं, ये देखेंगे। लिखो फटाफट, 5 मिनट और हैं निकलेंगे फिर। फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, ये सब टर्म एक्चुअली में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये बता दे रहे हैं, ये बात दिमाग में ध्यान रखना, कई ऑप्शन में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज़ होती है जैसे हम कहीं जॉब कर रहे थे, हमने जॉब छोड़ा वहाँ से कहीं और हाई पे हमें मिला उसके लिए, या हमें अपने टाइप की जॉब खोजने के लिए, तो बीच में थोड़े दिन हम खाली बैठ गए उस चक्कर में कि जॉब खोजने की, जिस टाइप की हमको जॉब चाहिए। तो ये जो बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रहा हमारा टेम्परेरी, इसे ही क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए नहीं, मतलब क्या हुआ, जैसे मैं नौकरी छोड़ के, हमारा एग्जाम्पल अगर लूँ, नौकरी छोड़ के हम आए थे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की, हम छोड़ के फिर इसमें जाएंगे इस वाली जॉब में, तो ये हमारा क्या था, टेम्परेरी पीरियड, भले थोड़ा लॉन्ग खींच गया, बात अलग चीज है, बट एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन यही थी कि थोड़े टाइम के लिए लेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर निकल जाएंगे दूसरी जॉब। तो यही था, ये क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल जॉब, कि मतलब एक जगह आप वेल सेटल्ड थे किसी जॉब में, फिर आप वहाँ से छोड़ के दूसरी जॉब चाहते थे, अच्छा दूसरा नेचर काइंड ऑफ जॉब, आपने बीच में गैप लिया कुछ, फिर जॉब सर्च की, फिर निकल गए। ये चीज़ें फ्रिक्शनल जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं अभी कुछ दिन है, दूसरा नहीं बोला मैंने। और यहाँ पे एक टर्म और आता, अगर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जॉब की क्वालिटियाँ जो हैं, लोग जो फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, जॉब क्वालिटियाँ बहुत पुअर हैं। अगर बहुत से लोग जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ दे रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं,
फिर कहीं और जॉब मिले, फिर वहाँ गए, वहाँ भी अच्छी नहीं, फिर छोड़ दिए। तो इससे क्या दिखाता है, जॉब की जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मार्केट में, कि लोगों को जो अट्रैक्ट करके रोक के रख सके, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर जनरेशन के अकॉर्डिंग जॉब की सिनेरियो और लोगों के सेटिस्फैक्शन चेंज होते हैं, डिमांड। जैसे किसी एक टाइम था, पहले देखोगे तो जॉब के सिर्फ मतलब था कि हमारा बेसिक नीड चल जाए, रोटी कपड़ा मकान तक सीमित था। उसके बाद जब बढ़ा कि नहीं, हमारे पास और पैसे, क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर क्या है, लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए। अगर हमें लग्जरीज नहीं मिल रही हैं उस जॉब से तो हम वो जॉब छोड़ देंगे, वहाँ स्टेबिलिटी, मान सम्मान नहीं मिल रहा, छोड़ देंगे। पहले रोटी कपड़ा मकान पे क्या था कि पोस्ट लेवल भी कराया जा रहा है, तब भी लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि उस समय इकॉनमी में पैसे नहीं, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। अब क्या हुआ, ऑप्शंस और चॉइसेस बढ़ चुकी हैं जॉब की, और एक लेवल स्टेबल हो गया कि हम लोगों के मम्मी पापा, फिर ग्रैंडफादर जो चीज़ें देखें, वो जनरेशन वाइज चीज़ें शिफ्ट होती जाती हैं। कभी भी देखोगे जो हमारा मिडिल एज है ग्रुप है, 50 वाले पेरेंट्स ग्रुप, ज़्यादातर उनका फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी पे। वो लोग बिज़नेस को प्रेफर नहीं कराते, या वो लोग इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लीजिए। बट हम लोगों की जनरेशन या आप लोगों की जनरेशन में ये है कि रिस्क लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि एक बैकअप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे दी गई है नीचे से। इसलिए रोटी कपड़ा मकान के बारे में नहीं सोचना होता। अगर उसके बारे में सोचना होता तो हम भी फोर्स लेबर, हम लोगों को भी वही है कि इंसान को कुछ भी कराया जाए करेगा। तो इसलिए चीज़ें जनरेशन वाइज अनएम्प्लॉयमेंट की चेंज होती, इसीलिए लो स्किल जो जॉब है फ्रिक्शनल वाला, यही है इसका मतलब। और अगला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कराएंगे कल, अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे निकलना है।